उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जोसेफ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि साइड सीट पर इमरान और रुकबी सीट पर जमाना और टाइगर मौजूद थे। बॉस, मुझे सूरत हाल मसनूई लग रही है, अचानक उकबी सीट पर बैठे हुए टाइगर ने कहा। मसनूई? वो कैसे? इमरान ने चौंक कर पूछा। अचानक मर्फी का नरम पड़ जाना, किंग का फौरन मान जाना और फिर रिचमंड के पास इस अंदाज में जाना, ये सब कुछ मुझे मसनूई लग रहा है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। वो डबल टॉप ग्रुप के चीफ का नाम सुनकर माना है। ये नाम ऐसा है कि जो बड़े बड़े धाकड़ बदमाशों को कांपने पर मजबूर कर देता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ बॉस, अगर किंग ने इससे बात कर ली तो फिर? टाइगर ने कहा। तो क्या होगा? स्टीफन इसकी बाकायदा तस्दीक कर देगा। मैंने पहले ही स्टीफन से बात कर ली है और बेचारा अपने आप को मेरा मुरीद खास कहता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, हम स्याह जंगल के स्याह गार में जा रहे हैं और शवाला देवता की आंखें भी मुझे नजर आ रही हैं। अचानक जोसेफ ने जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। शवाला देवता की आंखें सुर्ख हैं या सफ़ेद? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तेज सुर्ख बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। फिर कोई खतरा नहीं, सुर्ख आंखें बता रही हैं कि हमारा इस्तकबाल तो गलत किया जाएगा, लेकिन हम बच निकलेंगे। हाँ, अगर आंखों का रंग सफ़ेद होता तो फिर हमारे बच निकलने के चांस कम रह जाते। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया। बस बॉस, वैसे मुझे हैरत है कि आप शवाला देवता के बड़े पुजारी विच डॉक्टर लोशारी से भी ज्यादा उसे जानते हैं। जोसेफ ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर उभर आने वाली संजीदगी यखलक दूर हो गई। तुम्हारा शवाला देवता भी मेरा मुरीद बनने आया था, लेकिन मैंने उससे कहा कि एक जोसेफ ही मेरे लिए काफ़ी है। इमरान ने जवाब दिया। मुझे वाकई ही फ़ख्र है बॉस कि मैं आपको बॉस कहता हूँ, जोसेफ ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। बॉस, जोसेफ ने भी मेरी बात की तायद करती है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं जोसेफ की बात को बहुत अहमियत देता हूँ, इसलिए कि सबने पूरी तरह मोहतात रहना है, इमरान ने जवाब दिया तो जोसेफ का चेहरा इमरान की बात सुनकर बेख्तियार उठा और इसकी कार मर्फी की कार के पीछे नॉर्मल रफ्तार से दौड़ रही थी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक मोड़ मुड़कर जैसे ही आगे बढ़े, एक सुर्ख पत्थरों की बनी हुई इमारत नजर आने लगी। इमारत एक मंजिला थी, लेकिन इसकी गिर्द अहाता काफ़ी वसी था और इमरान पर रिचमंड बार का बोर्ड मौजूद था। बर्फी की कार इसके खुले फाटक के अंदर मुड़ गई तो जोसेफ ने भी कार उसके पीछे फाटक के अंदर मोड़ दी। ये वाकई एक वसी अहाता था जिसमें 50 के करीब कारें मौजूद थी। सामने बरामदे में मशीन गन्नों से मुसल्लह 4 आदमी मौजूद थी। मर्फी ने कार एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतर आया। जोसेफ ने भी इसके पीछे कार रोकी और फिर वो सब नीचे उतर आए। आओ मेरे साथ, हमें तहखानों में जाना है, रिचमंड वहीं होता है, मर्फी ने कहा और आगे बढ़ गया। इमरान और उसके साथी उसके पीछे थे। बरामदे में खड़े मुसल्ला अफराद ने मर्फी को बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम किया और फिर वो सब मर्फी की रहनुमाई में आगे बढ़े चले जा रहे थे। फिर एक खसूसी लिफ्ट के जरिए वो नीचे तहखानों में पहुंच गए। यहाँ बड़े पैमाने पर जुआ हो रहा था। एक तरफ राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था और राहदारी में भी मुसल्ला अफराद मौजूद थे जिन्होंने मर्फी को बड़े मौतबाना अंदाज में सलाम किया और उनमें से एक आदमी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और मर्फी, इमरान और उसके साथियों को अंदर आने का इशारा करके खुद भी अंदर दाखिल हो गया। ये एक बहुत बड़ा कमरा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था और उसमें मौजूद एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक बुलडॉग के चेहरे वाला भारी भरकम जिस्म का मालिक आदमी बैठा हुआ था। इसने पैंट और लेदर की जैकेट पहनी हुई थी। वो मर्फी को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। ओ फादर मर्फी, बड़े दिनों बाद तुम यहाँ आए हो, इस आदमी ने मेज़ की साइड से बाहर आकर बाकायदा मर्फी से मुसाफिया करते हुए कहा। हाँ, ये प्रिंस हैं डबल टॉप के और ये उनके साथी हैं और ये रिचमंड है। मर्फी ने मुड़कर इमरान और उसके साथियों का बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा और रिचमंड ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में सबसे मुसाफिया किया और फिर वो सब इकट्ठे ही सोफों में बैठ गए। तुम लोग क्या पियोगे? रिचमंड ने इमरान और उसके साथियों से मुखातिब होकर पूछा। हम ड्यूटी पर हैं मिस्टर रिचमंड, इसलिए फ़िलहाल कुछ नहीं, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। ओके, बताएं क्या मसला है? रिचमंड ने कहा। तुम्हें तुम्हारे बॉस किंग ने नहीं बताया कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ना सिर्फ चीफ किंग ने बताया है बल्कि फादर मर्फी ने भी बता दिया है, लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको किसने बताया है कि हम लोग ये बिजनेस करते हैं, और दूसरी बात ये कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि हर आदमी उसे अपनाए, इसलिए आपका ग्रुप जो हर किस्म के जराइम में मुलविस रहता है इस यकसर मुख्तलिफ बिजनेस पर काम करने के लिए क्यों आमादा हुआ है? रिचमंड ने बड़े कारोबारी लहजे में कहा। ये इंतहाई मुनाफे बख्श और सेफ बिजनेस है मिस्टर रिचमंड। बरे आसम अफ्रीका और एशिया में बेपनाह गुर्बत है, और जहाँ गुर्बत हो वहाँ बच्चों की तादाद भी बेशुमार होती है।
اس لیے اگر لاکھوں کروڑوں بچوں میں سے ہزاروں بچے ہمارے ہاتھوں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے ایشیا کی آبادی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ ہمیں اس کی انتہائی کثیر رقم مفت میں ملتی رہے گی۔ عمران نے بھی خالصتاً کاروباری لہجے میں کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم یہ بزنس کرتے ہیں۔ رچمنڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ باتیں ساری دنیا کو معلوم ہیں، ایسی باتیں کیسی چھپی رہ سکتی ہیں؟ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کتنی سپلائی آپ دے سکیں گے اور کیا ریٹ لگائیں گے؟ یہ بات میں پہلے بتا دوں کہ ہر آنکھ کام کی نہیں ہوتی، زیادہ آنکھیں راستے میں ہی ضائع ہو جاتی ہیں، یہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ رچمنڈ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن بزنس میں تو اونچ نیچ ہوتی ہی رہتی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ آپ ماہانہ کتنی آنکھیں لینا چاہتے ہیں اور ان کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، پہلے میری بات سن لیں، ہم بر اعظم افریقہ اور ایشیا کے گروپوں سے آنکھیں خریدتے ہیں اور ایک آنکھ کے ہم $10,000 ادا کرتے ہیں، اور کاکاس کو یہ آنکھ ہم $15,000 میں فروخت کرتے ہیں۔ کاکاس اسے آگے کتنی قیمت میں سپلائی کرتی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ ہم سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ رچمنڈ نے کہا، یہ تو بہت تھوڑی رقم ہے، جبکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک آنکھ صرف $5,000 میں خریدتے ہیں اور $1,00,000 میں کاکاس کو فروخت کرتے ہیں۔ عمران نے کہا، نہیں، یہ غلط ہے۔ رچمنڈ نے کہا، ہم آپ سے صرف $5,000 ایک آنکھ کے لیں گے۔ اگر آپ کو منظور نہ ہو تو صاف بتا دیں، ہم کاکاس کو براہ راست $50,000 میں آنکھ دے دیں گے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا آپ کو کاکاس سے بات ہوئی ہے؟ رچمنڈ نے کہا، ہاں، ہماری لارڈ اوسلو سے بات ہو چکی ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کی آفر ہمیں قبول ہے۔ رچمنڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کتنی آنکھیں خرید سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، جتنی آپ بھیجیں گے ہم خرید لیں گے۔ رچمنڈ نے کہا، آپ کا آنکھیں منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلا بر اعظم ایشیا کے ملکوں سے آپ کس طرح آنکھیں منگواتے ہیں؟ ظاہر ہے راستے میں چیکنگ ہوتی ہوگی۔ عمران نے کہا، ہمارا آدمی چارٹرڈ طیارے سے آنکھیں لے آتا ہے، اس طرح کوئی چیکنگ نہیں ہوتی۔ رچمنڈ نے کہا، اوکے، ٹھیک ہے، ہم دوبارہ آئیں گے، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور عمران کے اٹھتے ہی ٹائیگر اور جوزف اور جوانا بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ معاہدہ نہیں کریں گے؟ رچمنڈ نے اٹھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، سودا ہمارا چیف سٹیون خود کرے گا اور سودا تمہارے کنگ سے ہوگا، ہم تو ابتدائی بات چیت کرنے آئے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے، ٹھیک ہے۔ رچمنڈ نے کہا، میں بھی چلتا ہوں رچمنڈ۔ مرفی نے کہا، اور رچمنڈ نے سر ہلا کر بتا دیا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ پھر وہ سب رچمنڈ کے آفس سے باہر آ گئے۔ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ مرفی نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہوٹل اوریگا میں، عمران نے جواب دیا تو مرفی نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب لفٹ میں داخل ہوئے، اور لفٹ کا دروازہ بند ہوا ہی تھا کہ اچانک لفٹ کے اندر سرخ رنگ کی تیز روشنی ایک لمحے کے لیے چمکی اور دوسرے لمحے غائب ہو گئی، لیکن اتنی ہی دیر میں عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر سیاہ چادر ڈال دی ہو۔ پھر یہ سیاہ چادر خود بخود سرکتی چلی گئی اور عمران کو ہوش نہ رہا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لفٹ میں موجود ہونے کی بجائے ایک ہال کمرے میں موجود تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر نصب فولادی کنڈیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے دونوں لات بھی اس طرح دیوار کے ساتھ نصب کنڈوں میں موجود تھی۔ اس کے دونوں کاندھوں پر درد کی تیز لہریں دوڑ رہی تھی، اور عمران بری طرح ہوش میں آتے ہی سمجھ گیا کہ چونکے بے ہوش ہونے کی وجہ سے اس کا جسم نیچے کی طرف ڈھلکا رہا تھا، اس لیے اس کے کاندھوں میں درد کی تیز لہریں دوڑ رہی ہیں۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، اس لیے چند لمحوں بعد ہی اس نے کاندھوں میں موجود درد بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھی بھی سائڈ پر اسی طرح بندھے ہوئے تھے، لیکن ٹائیگر کو دیکھ کر وہ اچھل پڑا، کیونکہ ٹائیگر اپنے اصل چہرے میں تھا۔ اس نے اپنے اور ٹائیگر کے چہرے پر ایکریمین میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا اپنی اصل شکلوں میں تھے، اور چونکہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا خدشہ نہ تھا کہ وہ سیکرٹ ایجنٹوں سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے اس نے عام میک اپ کیا تھا۔ ٹائیگر کو اصل چہرے میں دیکھ کر ہی عمران سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی اصل چہرے میں ہوگا۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا تینوں کے جسم اس طرح ڈھلکے ہوئے تھے وہ ابھی ہوش میں نہ آئے تھے، اور عمران کو اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی خصوصی ذہنی مشقوں کے رد عمل کے نتیجے میں وہ جلدی ہوش میں آیا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں موڑ کر کنڈوں میں موجود بٹنوں کو ٹریس کرنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد ہی وہ بٹن دبا کر اپنے دونوں ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ جھکا، اور چند لمحوں بعد اس کے دونوں پیر بھی کنڈوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ ہال کمرہ خالی تھا، اس کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ عمران نے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ ظاہر ہے بے ہوش اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے افراد کے لیے انہیں دروازہ لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دروازے کی دوسری طرف راہداری تھی۔ عمران اس راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کا اختتام ایک اور کمرے میں ہو رہا تھا۔
उसी लम्हे उसे एक आवाज़ सुनाई थी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा और उछलकर दरवाजे के करीब हो गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये सब कुछ मेरी समझ में तो नहीं आ रहा रचमन। एक आदमी की आवाज़ सुनाई थी और इमरान ये आवाज़ पहचान गया। ये आवाज़ मादर फर्फी की थी। तुम समझ ही नहीं सकते मर्फी, क्योंकि तुमने कभी सरकारी तंजीमों में काम नहीं किया, लेकिन मैं ऐसी तंजीमों में काम कर चुका हूँ और चीफ किंग भी इन बातों को समझता है। अब देखो, चीफ किंग ने सिर्फ फ़ोन पर बातें सुनकर ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लोग वो नहीं जो ये अपने आप को पोस्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें इन लोगों को यहाँ ले आने और फिर उन्हें बेहोश करके जकड़ने के पैगामात दे दिए और साथ ही मुझे फ़ोन करके कह दिया कि मैं उन्हें इस अंदाज में बेहोश करूँ कि ये आखिरी लम्हे तक चौकन्ना ना हो सकें। और तुमने देखा कि ऐसा ही हुआ और फिर उनके मेकअप वॉश हो गए। दोनों एक्रीमियन की जगह एशियाई चेहरे सामने आ गए। अब चीफ किंग खुद आकर उससे फाइनल बातचीत करेगा। दूसरी आवाज़ सुनाई थी और इमरान ने उसकी आवाज़ भी पहचान ली। ये रचमन की आवाज़ थी। लेकिन ये लोग कौन हो सकते हैं और क्या चाहते हैं? इनका सरकारी तंजीम से क्या ताल्लुक हो सकता है? मर्फी ने कहा, ये लोग बच्चों की आंखों के सिलसिले में आए हैं और मेरा साथी ख्याल है कि इनका ताल्लुक पाकिशा सीक्रेट सर्विस से है। पाकिशा से सप्लाई आना बंद हो गई है क्योंकि वहाँ सरकारी तंजीमें उसके खिलाफ काम कर रही हैं। रचमन ने कहा, चीफ कब पहुंचेगा यहाँ? मर्फी ने पूछा। वो आने ही वाला है। क्यों? तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो? रचमन ने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अब तुम यहाँ मौजूद हो, फिर मेरी यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? मर्फी ने कहा, ये लोग इंतहाई बाखबर हैं। वो लॉर्ड ऑस्लो के बारे में जानते हैं और चीफ किंग के बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी, इसलिए तुम यहीं रुको। शायद चीफ इस मामले में कोई मीटिंग करना चाहें। रचमन ने कहा, हाँ ठीक है। मर्फी ने जवाब दिया तो इमरान ने अपनी जेबें टटोली और दूसरे लम्हे उसकी आंखों में चमक आ गई कि उसकी तमाम जेबें खाली थी, लेकिन उसकी खुफिया जेब में स्टार पिस्टल मौजूद था। स्टार पिस्टल छोटा सा था लेकिन डबल कारकर्दगी का हामिल था। उसकी दोनों साइडों पर बटन थे और अगर एक साइड का बटन प्रेस करके ट्रिगर दबा दिया जाता तो बेहोश कर देने वाली गैस पिस्टल की नोक से निकलती, जबकि दूसरा बटन दबाकर ट्रिगर दबा दिया जाए तो फायरिंग हो जाती है। इमरान तेजी से अंदर दाखिल हो गया। तुम क्या मतलब? तू दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठे रचमन ने यखलख्त उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो उठता, दरवाजे की तरफ पुश्त किए बैठे मर्फी ने मुड़कर देखा। इमरान ने स्टार पिस्टल का बेहोश कर देने वाली गैस का बटन प्रेस कर दिया, लेकिन जबकि इन दोनों के जिस्म इस तरह ढलक गए जैसे उनके जिस्मों से किसी ने अचानक तमाम तवानाई निकाल दी हो। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और फिर वो इमारत का जायजा लेते हुए देखा कि ये कोई ज़राई फार्म था जो शहर से दूर दराज इलाके में था। उसके गिर्द दरख्तों के झुंड फैले हुए थे और इन दोनों के अलावा वहाँ और कोई आदमी ना था। अलबत्ता बाहर खुले सहन में एक बड़ी स्टेशन वैगन मौजूद थी। शायद उन्हें इसी स्टेशन वैगन में यहाँ लाया गया था। इमरान ने पूरी इमारत की तलाशी लेना शुरू कर दी। फिर उसने एक कमरे की अलमारी से जदीद साख्त की मशीन करने और उसकी मैगजीन तलाश कर दिए। वो तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ इस कमरे में आया जहाँ उसके साथी अभी तक जंजीरों में जकड़े हुए थे और बेहोश थे। इमरान ने इस अलमारी से तेज धार खंजर निकाल लिया। उसने खंजर की मदद से टाइगर और जोसेफ और जवाना तीनों की गर्दनों की पुश्त पर कट्स लगाए तो वो तीनों होश में आने लगे और फिर चंद लम्हों बाद टाइगर ने करहाते हुए आंखें खोल दी। होश में आओ टाइगर, इमरान ने तेज लहजे में कहा तो टाइगर का जिस्म एक झटके से सीधा हो गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। बॉस आप, ये क्या मतलब? टाइगर ने अपने बंधे हुए हाथों और पैरों को देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बाकायदगी से ज़हनी मशकें किया करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। इमरान ने तल्ख लहजे में कहा, मैंने शुरू की हुई हैं बॉस। टाइगर ने आहिस्ता से कहा, मेहनत करो मेहनत, इमरान ने कहा और जोसेफ की तरफ बढ़ गया जो अब होश में आकर इधर उधर हैरत भरी नजरों से देख रहा था। इमरान ने हाथ उठाकर उसके हाथ कुंडों से आज़ाद कर दिए। बॉस ये सब क्या हो रहा है? जोसेफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारे इस देवता की शरारत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना की तरफ बढ़ गया। जबकि टाइगर के हाथ उसने आज़ाद नहीं किए थे क्योंकि उससे मालूम था कि ये काम टाइगर खुद ही कर लेगा, जबकि जोसेफ और जवाना के लिए ऐसा करना मुश्किल था। इसलिए उसने जोसेफ और जवाना के हाथ कुंडों से आज़ाद कर दिए और फिर थोड़ी ही देर बाद वो तीनों जंजीरों से आज़ाद हो चुके थे। आओ मेरे साथ, इमरान ने कहा और फिर वो उन्हें लेकर इस कमरे में आया जहां मर्फी और रचमन दोनों बेहोश पड़े हुए थे। जोसेफ और जवाना, तुम इन दोनों को उठाकर इस कमरे में ले जाओ और जंजीरों में जकड़ दो, जबकि टाइगर मेरे साथ आएगा, इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया। जोसेफ और जवाना वहीं रुक गए थे जबकि टाइगर इमरान के पीछे आगे बढ़ गया। इमरान ने अलमारी में से असला निकालकर टाइगर को दे दिया और फिर वो वापस इस कमरे में आ गए जहां जोसेफ और जवाना मर्फी और रचमन को जंजीरों में जकड़ने में मसरूफ थे। तुम तीनों ये असला लेकर बाहर जाओगे और सामने और उकबी तरफ पहरा दोगे। उसके बॉस किंग ने आना है। अब ये मालूम नहीं कि वो कार में आएगा या हेलीकॉप्टर पर, हमने उससे कवर करना है। ये खेतों में मौजूद ज़राई फार्म है। इसके बाद
درختوں کے جھنڈ ہیں، اس لیے جوزف اور جوانا اس عمارت سے باہر نکل کر نگرانی کریں گے اور ٹائیگر اندر رہ کر۔ عمران نے سپہ سالاروں کے سے انداز میں کہا۔ جوزف، تم اس کمرے سے ایک کرسی اٹھا کر یہاں رکھ دو، عمران نے کہا تو جوزف تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ کرسی لے آیا تو عمران اس پر بیٹھ گیا۔ جوزف، ٹائیگر اور جوانا تینوں باہر چلے گئے۔ عمران خاموش بیٹھا زنجیروں میں جکڑے ہوئے فادر مرفی اور رچمنڈ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے آخر اس انداز کی کارروائی ان کے ساتھ کیوں کی ہے اور پھر اس طرح شہر سے دور کس عمارت میں انہیں کیوں جکڑا کیا ہے۔ اس کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ اچانک دور سے اسے کسی کار کے رکنے کی آواز سنائی دی تو وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور دبے قدموں دوڑتا ہوا باہر راہداری میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے کے دروازے کی اوٹ میں موجود تھا جس کے باہر برآمدہ اور پھر صحن تھا۔ اس نے دیکھا کہ پھاٹک کو کھول دیا گیا تو ایک سیاہ رنگ کی کار اس کے کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ کار میں 3 افراد موجود تھے، جن میں سے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر، دوسرا سائڈ پر بیٹھا، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک بھاری جسم کا آدمی بڑے اکڑے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خباثت کے تاثرات اتنی دور سے ہی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ کار سٹیشن ویگن کے قریب رکی اور دروازے کھول کر وہ تینوں باہر آ گئے۔ اب عمران سوچ رہا تھا کہ ٹائیگر کے ان تینوں کو کور کر لے گا، اس لیے اس نے جیب سے اسٹار پسٹل ایک بار پھر باہر نکال لیا، لیکن اسی لمحے سٹک کی آوازیں سنائی تھی اور برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ تینوں آدمی یکلخت لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرے تو عمران سمجھ گیا کہ ٹائیگر نے الماری سے بے ہوش کر دینے والی مخصوص پسٹل بھی تلاش کر لیا ہوگا۔ عمران سانس رو کے دروازے سے باہر آیا تو اسی لمحے جوزف اور جوانا بھی کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہوئے۔ سانس روک لو، عمران نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا تو جوزف اور جوانا وہیں رک گئے، جبکہ ٹائیگر برآمدے کے ایک ستون کی اوٹ سے نکل کر باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا تو اسے کسی قسم کی بو محسوس نہ ہوئی تو اس نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا۔ بس ٹھیک ہے، اب سانس لے سکتے ہو، اور ان دونوں کی گردنیں توڑ کر انہیں یہیں کسی اوٹ میں پھینک دو، جبکہ اس تیسرے کو اٹھا کر اندر لے آؤ اور زنجیروں میں جکڑ دو، عمران نے کہا تو جوزف اور جوانا دونوں آگے بڑھے اور پھر کار کی فرنٹ سیٹ سے اترنے والے دونوں افرادوں پر چھپ گئے۔ چند لمحوں بعد ہی ان دونوں کی گردنیں ٹوٹ چکی تھی۔ باس، مجھے الماری سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل مل گیا تھا، عمران نے مخاطب ہو کر ٹائیگر سے کہا۔ ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں اچھا کیا تم نے اسے اٹھا لیا، ہمارے پیشہ میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، ہمیں ہر قسم کے حالات کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے، عمران نے کہا۔ باس، پھاٹک بند کر دوں؟ میں نے اسے اس لیے کھول دیا تھا کہ یہ لوگ اندر آ جائیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، پھاٹک بند کر دو، عمران نے کہا تو ٹائیگر برآمدے سے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے پھاٹک بند کر دیا، اسی لمحے جوزف اور جوانا بھی واپس آ گئے۔ اب تم تینوں یہاں نگرانی کرو تاکہ میں اطمینان سے ان کے انٹرویو کر سکوں، عمران نے کہا۔ باس، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، جوزف نے کہا تو عمران نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، اور ٹائیگر تم جوانا کے ساتھ مل کر دونوں اطراف کی نگرانی کرو، عمران نے کہا، اور ٹائیگر اور جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران جوزف کو ساتھ لے کر کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے، تم نے میرے ساتھ آنے کی بات کیوں سوچ لی؟ عمران نے کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم شدید خطرے میں ہیں، جوزف نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے تو پھر اس مرفی کو گولی مار دو اور اس رچمنڈ اور کنگ دونوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے باہر لے چلو، عمران نے کہا تو جوزف تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ عمران مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ برآمدے میں ٹائیگر موجود تھا۔ جوانا کو بلاؤ ٹائیگر، ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا۔ کیا ہوا باس، کوئی خاص بات؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، جوزف یہاں خطرہ محسوس کر رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ جوزف جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ درست ہوتا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا عقبی طرف کو بڑھ گیا، جبکہ عمران وہیں برآمدے میں ہی رک گیا۔ چند لمحوں بعد اچانک اسے ایک دیوار کی دوسری طرف سے آہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی لمحے جوانا اور ٹائیگر بھی سائڈ سے نکل کر باہر آ گئے تو عمران نے انہیں چھپ جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اسٹیشن ویگن کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے، اور اسی لمحے ایک آدمی کا سر دیوار کے اوپر نظر آیا اور پھر وہ آدمی اچھل کر دیوار پر چڑھا اور بڑے ماہرانہ انداز میں اندر کود گیا اور پھر وہ دوڑتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کھول دیا، وہیں کھڑے ہو کر اس نے دونوں ہاتھ سر کے اوپر کر کے مخصوص اشارہ کیا تو چند لمحوں بعد ہی مشین گنوں سے مسلح 4 آدمی سائڈ سے نکل کر سامنے آ گئے۔ میں نے ایک آدمی کی جھلک برآمدے میں دیکھی ہے، یہاں پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فل ایکشن کرنا ہوگا، پھاٹک کھولنے والے نے آہستہ سے اندر آنے والوں سے بات کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ پانچوں بڑے چکنا انداز میں آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ایک بار پھر سٹک کی آواز سنائی تھی
और इसके साथ ही वो पांचों बेइख्तियार उछले ही थे कि लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए। ये सब साकित पड़े हुए थे जबकि इमरान ने स्टिक स्टिक की आवाज़ें सुनते ही एक बार फिर सांस रोक लिया। उसे कमरे में मौजूद जोसेफ की फिक्र थी कि वो रिचमंड और किंग दोनों को उठाए बाहर आएगा, लेकिन उसी लम्हे उसे जोसेफ दरवाजे से बाहर आता दिखाई दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो सांस रोक चुका है। थोड़ी देर बाद इमरान ने आहिस्ता से सांस लिया और फिर वो जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए। बॉस, अब खतरा महसूस होना खत्म हो गया है, जोसेफ ने भी सांस लेते हुए कहा। वैसे तुम्हारे अंदर मौजूद खतरे का एहसास करने वाला मीटर अगर खराब होता तो शायद अब तक हम सबकी लाशें यहाँ पड़ी होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो बरामदे की सीढ़ियाँ उठाकर आगे बढ़ने लगा। जवाना और टाइगर भी स्टेशन वैगन की ओट से बाहर आ गए। ये कौन लोग हो सकते हैं बॉस, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये खुद बताएंगे, जोसेफ इस अंदर कूदने वाले को उठाकर अंदर ले जाओ और जवाना तुम बाकी चारों की भी गर्दनें तोड़ दो, इमरान ने हिदायत देते हुए कहा। तो थोड़ी देर बाद इसके हुक्म की तामील कर दी गई। इमरान ने एक बार फिर टाइगर और जवाना को बाहर छोड़कर बड़े कमरे में आया तो वहां अब जंजीरों में जकड़े हुए 3 अफराद मौजूद थे, जबकि मर्फी की लाश एक तरफ पड़ी हुई थी। इसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। तुमने मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया था। मैंने तो कहा था कि किंग और रिचमंड को जंजीरों से खोलकर बाहर ले आना, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए जोसेफ से कहा। मैं ऐसा करने ही लगा था कि मुझे खतरा महसूस होने लगा और मैं बाहर आ गया, जोसेफ ने बड़े सादा लहजे में जवाब दिया। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इस नए आने वाले को पहले होश में ले आओ, इमरान ने कहा। लेकिन बॉस, इस गैस का एंटी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, जोसेफ ने कहा। इसका नाक और मुंह बंद कर दो। बाहर खुली फिजा में इस्तेमाल होने वाली गैस के असरात कम अरसे के लिए होते हैं, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने आगे बढ़कर इस आदमी का नाक और मुंह एक हाथ से ही बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो जोसेफ ने हाथ उठाया और पीछे हटकर इमरान के साथ खड़ा हो गया। तुम्हारे पास खंजर है, इमरान ने पूछा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा। खंजर हाथ में ले लो और इस आदमी के करीब खड़े हो जाओ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ आगे बढ़ गया और फिर वो इस होश में आते हुए आदमी के करीब खड़ा हो गया। उसके हाथ में अब खंजर नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद इस आदमी ने करहाते हुए आंखें खोल दी और फिर वो सीधा खड़ा हुआ। अब वो हैरत से इधर उधर देख रहा था। फिर उसकी नजरें जैसे रिचमंड और किंग पर पड़ी तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की। क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो, ये सब क्या है, इस आदमी ने इमरान के जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। इसकी एक आंख निकाल दो जोसेफ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो इस आदमी के करीब खड़े जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया तो कमरा इस आदमी के हलक से निकलने वाली करबनाक चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने इंतहाई बेदर्दी से खंजर की नोक इस आदमी की बाईं आंख का ढीला काट कर बाहर उछाल दिया। वो आदमी चीखता हुआ दाएं बाएं शर्मा रहा था। अब अगर जवाब देने की बजाय सवाल किया तो दूसरी आंख भी निकाल दी जाएगी। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा, इमरान ने घुर्राते हुए लहजे में कहा। मेरा नाम अरोका है, अरोका, इस आदमी ने रुक कर जवाब देते हुए कहा। तुम बाहर क्यों रुक गए थे, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा, बोलो, इमरान ने कहा। चीफ किंग ने, हम किंग के खसूसी गार्ड्स हैं। जहाँ भी किंग जाता है हम वहाँ बाकायदा रेड करते हैं ताकि अगर चीफ मुश्किल में फंस जाए तो उसे मुश्किल से निकाल सकें। चीफ ने पहली बार इधर आ रहा था इसलिए चीफ ने हमें यहाँ रेड करने का हुक्म दिया। हमने पहले इस इमारत के गिर्द चारों तरफ इलाके को चेक किया। इलाका साफ था इसलिए हमने चीफ को आने का कह दिया और चीफ जो यहाँ से दूर रुक गया था यहाँ आ गया। जो चीफ अंदर चला गया तो हम कुछ देर बाहर रुककर खुफिया तौर पर अंदर आए ताकि सूरत हाल को दुरुस्त अंदाज में चेक किया जा सके, लेकिन फिर अचानक हम सब बेहोश हो गए, अरोका ने तफसील जवाब देते हुए कहा। क्या चीफ को यहाँ खतरा था जो इसने इस किस्म के इंतजामात दिए थे, इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, चीफ अव्वल तो हेडक्वार्टर से बाहर नहीं आता और अगर आता है तो बेहद मोहतात रहता है, अरोका ने जवाब दिया। तुम वहाँ हेडक्वार्टर में रहते हो, इमरान ने पूछा। हाँ, अरोका ने जवाब दिया। कहाँ है हेडक्वार्टर, सोचकर जवाब देना। तुम्हारे साथ हबशी खड़ा है और उसे फ़ौरन इल्म हो जाता है कि तुमने झूठ बोला है। पलक झपकने से पहले ही तुम्हारी दूसरी आंख गायब हो जाएगी और समझ सकते हो कि तुम्हारे मुआशरे में अंधे आदमी की क्या हैसियत होती है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हेडक्वार्टर रेड क्रॉसिंग रोड पर है, 3 मंजिला इमारत है। इसमें रेड क्रॉसिंग क्लब वाक़िया है। इस क्लब के नीचे खुफिया तहखानों में हेडक्वार्टर है।
अरोका ने जवाब दिया तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि उससे मालूम हो गया था कि वो दूसरी आंख निकल जाने के खतरे से सच बोल रहा है। जोसेफ, इसे ऑफ कर दो, इमरान ने जोसेफ से कहा। तो वो इसी लम्हे कमरा अरोका की हलक से निकलने वाली घुटी घुटी चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से उसके सीने में खंजर दस्ते तक पेवस्त कर दिया था। अब इस किंग को होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो उसने आगे बढ़कर किंग का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद किंग के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो जोसेफ पीछे हटा और मुड़कर उसने अरोका के जिस्म से मौजूद खंजर खींचा और उसे अरोका के लिबास से ही साफ कर दिया। फिर खंजर हाथ में पकड़े वो किंग के करीब खड़ा हो गया। बॉस, ये गैस से बेहोश थे, पर ये किस तरह इस अंदाज में होश में आ जाते हैं? जोसेफ ने कहा। ये अंदर थे, इसलिए दूसरी बार गैस के असरात इन तक कम होंगे, और पहली गैस से बेहोश हुए उन्हें काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए, इमरान ने जवाब दिया। तो जोसेफ ने असबात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद किंग ने करहाते हुए आंखें खोल दी और फिर वो एक झटके से सीधा हो गया। ये क्या मतलब? ये क्या है सब? किंग ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इस अपनी पोजीशन पर यकीन ना आ रहा हो। तुम्हारा नाम किंग है, किंग, और तुम रेड लाइट के असल सरबराह हो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। हाँ, मगर क्या मतलब? ये रचमंड इस हालत में, अरोका भी यहाँ है, ये सब क्या है? किंग की हालत वाकई ये सब कुछ देखकर मजीद तबाह हो रही थी। तुमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरीका तो अच्छा इख्तियार किया है, लेकिन मेरा साथी जोसेफ तो दूर से ही खतरे की बूंद सूंघ लेता है, इसलिए अरोका और उसके साथी मारे गए और तुम इस हालत में नजर आ रहे हो, इमरान ने कहा। मगर रचमंड और मर्फी ने तो मुझे बताया था कि तुम लोग बेहोश हो और जंजीरों में जकड़े हुए हो, फिर तुम कैसे आज़ाद हो गए? किंग ने कहा। इसके लहजे में वही पहले जैसी हैरत थी। इन बातों को छोड़ो किंग, ये बातें बाद में होती रहेंगी। पहले ये बताओ कि जब रचमंड ने हमें बेहोश कर दिया था तो फिर हमें यहाँ क्यों लाया गया, और तुम हमसे क्या मालूम करने के लिए यहाँ आए हो? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो तुमने स्टीवन शोकार्स का हवाला दिया था, जिससे मैं समझ गया था कि तुम गलत आदमी हो, क्योंकि स्टीवन शोकार से मेरी आज सुबह ही बात हुई थी। वो एरिमोना जा रहा था और उसे वहाँ मेरी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन तुमने स्टीफन शोकार्स का हवाला दिया था, इसलिए मैंने मर्फी को कह दिया कि वो तुम्हें रचमंड के पास ले जाए, और रचमंड को मैंने कह दिया था कि पहले तुमसे असल बात वैसे ही मालूम करने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर इस तरह ना हो सके तो तुम्हें बेहोश करके यहाँ पहुँचा दे, फिर मैं खुद तुमसे आकर पूछ कुछ करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि स्टीवन शोकारास का हवाला देने वाले वैसे ही मारे जाएं। इसलिए जब मर्फी और रचमंड ने मुझे रिपोर्ट दी तो मैं यहाँ आ गया, किंग ने तफसील से बात करते हुए कहा। बच्चों की आंखों के बिजनेस का इंचार्ज कौन है? इमरान ने पूछा। ये रचमंड का सेक्शन है, वही इसका इंचार्ज है, किंग ने जवाब दिया। तुम्हें यह बिजनेस शुरू करने का ख्याल कैसे आया? इमरान ने पूछा। ये सब कुछ काकास के लॉर्ड ओस्लो के हुक्म पर किया गया है, तमाम इंतजामात भी उन्होंने खुद ही किए हैं, हम तो सिर्फ उनके अहकामात की तामील करते हैं, किंग ने कहा। क्या लॉर्ड ओस्लो रेड लाइट का सरबराह है? इमरान ने पूछा। हाँ, असल आदमी वही है, वैसे अमली इंचार्ज मैं हूँ, वो सामने नहीं आता, किंग ने जवाब दिया। वो कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। लॉर्ड ओस्लो मेंशन में, किंग ने जवाब दिया, और फिर उसने खुद ही इस बारे में तमाम तफसील बता दी। जोसेफ, अब इस रचमंड को होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने खंजर जेब में डाला और आगे बढ़कर उसने रचमंड की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। किंग होंठ पीछे खामोश खड़ा था। चंद लम्हों बाद जब रचमंड के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए तो जोसेफ ने हाथ हटाए और रचमंड की दूसरी तरफ खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद रचमंड ने करहाते हुए आंखें खोली और सीधा खड़ा हो गया। आप चीफ, ये सब क्या मतलब? ओह, ये कैसे आज़ाद हो गए? ये तो बेहोश थे और जंजीरों में जकड़े हुए थे, रचमंड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम पूरी तरह होश में आ गए हो, इसलिए अब मेरे सवालों के जवाब अपने चीफ किंग की तरह साफ साफ दे दो। तुम अरोका की लाश देख रहे हो, उसकी एक आंख गायब है और इसको हलाक भी कर दिया गया है, इसलिए कि इसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए थे, जबकि तुम्हारे चीफ किंग ने दुरुस्त जवाब दिए, इसलिए उसका जिस्म सही सलामत है और वो जिंदा भी है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रचमंड ने कहा। जोसेफ, इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो रचमंड की दूसरी तरफ खड़े जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और कमरा रचमंड के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा।
जोसेफ ने अरोका की तरह रचमंड की भी एक आंख काट कर बाहर उछाल दी थी, जबकि किंग होंठ भींचे खामोश खड़ा था। अब अगर तुमने सवाल किया तो तुम्हारी दूसरी आंख भी गायब कर दी जाएगी, और मुझे मालूम है कि तुम्हारा चीफ किंग खुद अपने हाथों से तुम जैसे अंधे को गोली से उड़ा देगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुम रचमंड ने इंतहाई तकलीफ आमेज लहजे में कहा। पाकिशिया में तुम्हारा कौन आदमी है जो बच्चों की आंखें तुम्हें भिजवाता है? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। पाकिशिया से नहीं, पाकिशिया में हमारा कोई आदमी नहीं। हमारा आदमी काफरिस्तान में है। पाकिशिया वाले से माल भिजवाते हैं और हमें भिजवाता है। इसका नाम सूरमा सिंह है। वो वहाँ का बड़ा बहरी स्मगलर है। रचमंड ने खुद ही तफसील से जवाब देते हुए कहा। कहाँ रहता है? उसका पूरा एड्रेस बताओ। इमरान ने कहा। इसका होटल है रिलैक्स होटल, वहीं साहिल के करीब, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आता। रचमंड ने जवाब दिया। किस तरह वो आंखें भिजवाता है? इमरान ने पूछा। वो खुद चार्टर्ड त्यारे पर आंखें लेकर यहाँ आता है और यहाँ वो मखसूस डब्बे एक खसूसी लॉकर में पहुँचा देता है, जहाँ से उन्हें निकाल दिया जाता है। रचमंड ने कहा। क्या ये डब्बे लॉर्ड ऑस्लो बराह रास्त निकलवाता है? इमरान ने कहा तो रचमंड ने किंग की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बता दो सब कुछ। मैं तो वैसे ही इस बिजनेस के खिलाफ था, मगर लॉर्ड साहब की जिद की वजह से खामोश था। किंग ने कहा। लॉर्ड साहब को हम फ़ोन पर इतला दे देते हैं और उनके आदमी खुद ही वहाँ से डब्बे निकाल लेते हैं। रचमंड ने जवाब दिया। जोसेफ, तुम्हारे पास मशीन पिस्टल है या नहीं? इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। नहीं बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। जाओ और बाहर किसी साथी से मशीन गन ले आओ और इन दोनों को उड़ा दो। इमरान ने कहा तो जोसेफ सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा वादा है कि हम इस बिजनेस में तुम्हें शामिल कर लेंगे। किंग ने कहा। मेरा ताल्लुक पाकिशिया से है, समझे, और तुम लोग मुआफ़ कर देने के काबिल नहीं हो। तुम दौलत के लालच में कमीनगी की आखिरी हदों से भी आगे बढ़ चुके हो। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में मशीन गन थी। ख़त्म कर दो इन दोनों को, इमरान ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा तो दूसरे ही लम्हे तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों के साथ ही कमरा इन दोनों की चीखों से गूंज उठा। चंद लम्हों बाद वो दोनों साकित होकर जंजीरों में झूल रहे थे। इमरान उठा और कमरे से बाहर आ गया। क्या हुआ बॉस? टाइगर ने करीब आते हुए पूछा। अब हमने इस किंग के हेडक्वार्टर को उड़ाना है और फिर इस लॉर्ड ऑस्लो को ख़त्म करना है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। यस बॉस, टाइगर ने इमरान के लहजे की खुश्की को महसूस करते हुए कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। आओ अब यहाँ से चलें, इमरान ने कहा और फिर वो स्टेशन वैगन की तरफ बढ़ गया। इसने कार ले जाने का इसलिए ना सोचा था कि हो सकता है कि कार पहचान ली जाए। Like, comment, share, press the bell icon